Hello friends, this is our fourth video in Figures of Speech series. Here we are going to see figures of speech based on association or substitution, as well as figures of speech based on word arrangement. First, we shall see figures of speech based on association or substitution, in which we have to see examples of metonymy and synecdoche. दोस्तों, यहाँ पर हम figures of speech based on association और substitution यानी कि साहचर्य एवं प्रतिस्थापना, इन पर आधारित फिगर्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के अलंकार देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला उदाहरण है मेटोनिमी यानी कि उपलक्षण अलंकार। मेटोनिमी यानी उपलक्षण अलंकार। मेटोनिमी इज अ फिगर इन विच वन वर्ड और आइडिया टेक्स प्लेस ऑफ अनदर with which it is closely associated. Metonymy literally means change of name. It is a way of replacing word or idea with something related to it instead of stating with what is actually mean. Metonymy का अर्थ है नामांतरण। इसमें किसी चीज या व्यक्ति के उनके अपने नाम से पुकारने के बजाय उससे संबंधित किसी दूसरे नाम या लक्षण से पुकारा जाता है। यह एक तरीका है जिससे किसी संकल्पना या शब्द को उससे संबंधित शब्दों से बदला जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई मेट हिम एट द रिसेप्शन व्हेन ही टुक मी फॉर अ स्पिन ड्यूरिंग अ स्लो सॉन्ग। यहाँ पर स्पिन शब्द का जो प्रयोग किया गया है, स्पिन इज मेटोनिमी फॉर डांस। स्पिन यह शब्द डांस इस शब्द के बदले उपयोग में लाया गया है। दूसरा उदाहरण है, जोज न्यू राइड वॉज एक्सपेंसिव। राइड इज मेटोनिमी फॉर कार। यहाँ पर जो कि नई राइड बहुत महंगी है। अब राइड का यहाँ पर मतलब है कार। कार इस शब्द के बजाय कार से जो अर्थ प्रतीत है वह राइड से भी अर्थ प्रतीत है। दिस क्लास इज मोर इंटेलिजेंट एंड एंगेज्ड देन द लास्ट वन। यहाँ पर क्लास इज मेटोनिमी फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्लास इस शब्द का प्रयोग सभी विद्यार्थियों के लिए किया गया है। प्रेस इज अंडर प्रेशर। यहाँ पर प्रेस रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन विथ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। प्रेस यहाँ पर न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर पत्रकारों के बारे में उपयोग किया गया शब्द है। इस प्रकार से किसी भी वाक्य में या फिर कविता की पंक्ति में जो अपेक्षित शब्द है उसके बजाय उससे संबंधित किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसे हम मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें दूसरा अलंकार है जिसका नाम है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल और वाइस वर्सा। Synecdoche is a helpful device for writers to express a word or idea in a different way, and it produces an effect for the readers. Synecdoche यानी अंगांगी वाचन। इसमें अंश यानी कि हिस्से के लिए पूर्ण या पूरे हिस्से के लिए अंश का प्रयोग किया जाता है। किसी एक चीज के पूर्ण रूप का उल्लेख करने के लिए उसके किसी हिस्से का उपयोग किया जाता है, या फिर इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी किसी हिस्से के लिए किसी पूर्ण वस्तु का नाम लिया जाता है। उदाहरण से ये और स्पष्ट होगा।
फर्स्ट एग्जाम्पल, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। इस वाक्य में अगर हम देखें तो पार्ट फॉर द होल ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है। इसका मतलब है क्राउन यहाँ पर राजा इस शब्द के लिए उपयोग किया गया है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, इसका मतलब है जिस मस्तिष्क पर मुकुट है वह हमेशा अस्वस्थ रहता है। अब राजा को बहुत सारी चिंताएं होती है। मुकुट पहनना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको बताने के लिए यह प्रयोग किया गया। क्राउन यहाँ पर राजा के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द है। दूसरा उदाहरण है, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। यहाँ पर विलेज, द होल थिंग is used for a part, that is people of the village। यहाँ पर the whole village यानी कि all the people of the village go to the city, लेकिन इसके बदले उन्होंने village मतलब एक पूर्ण संकल्पना का उपयोग उसके किसी हिस्से यानी people यानी लोग यह बताने के लिए किया गया है। Lend me your ear। Ear stand for the person who is expected to listen। पूरे व्यक्ति को यहाँ पर एकाग्र होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन व्यक्ति का नाम लिए बगैर उसके शरीर के एक अंग यानी ईयर्स यानी कान के बारे में बोला गया है। हैप्पी इज द होम वेयर कंटेंटमेंट लाइज इन पीस। होम स्टैंड्स फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर घर इस शब्द का प्रयोग घर के सभी व्यक्तियों के लिए, सभी परिवारजनों के लिए उपयोग में लाया गया है। इस प्रकार से अगर हम इन उदाहरणों में देखें, पूर्ण वस्तु के लिए उसके किसी हिस्से का नाम लिया जाता है और इसके विपरीत किसी हिस्से का नाम देकर किसी पूर्ण वस्तु या व्यक्ति को जताया जाता है। तो इस तरह से सिनेक्डकी और मेटानिमी यह दो अलंकार हमने देखे। Our next type of figure of speech is based on word arrangement. There are many figures of speech in this type। दोस्तों, हमारा अंतिम प्रकार है जो कि शब्दों की रचना पर आधारित है। भाषा के अलंकार यहाँ पर शब्दों की विशिष्ट रचना पर आधारित होते हैं। इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, उनके नाम कुछ इस तरह है। सबसे पहला है इन्वर्शन यानी कि व्युत्क्रम अलंकार। उसके बाद है क्लाइमैक्स यानी कि उत्कर्ष या फिर पराकाष्ठा अलंकार। उसके विपरीत है एंटी क्लाइमैक्स यानी कि अपकर्ष या फिर प्रतिकाष्ठा, अवनति, ऐसे कई नाम है इसके। अगला है इंटरोगेशन यानी परिप्रश्न अलंकार। उसके आगे है ट्रांसफर्ड एपिथेट यानी कि विशेषण विपर्यय यानी स्थानांतरण अलंकार। और अंतिम है टॉटोलॉजी यानी कि पुनरुक्ति अलंकार। चलो देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहला है इन्वर्शन। इन्वर्शन इज अ लिटरेरी टेक्निक इन विच रेगुलर ऑर्डर ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज मॉडिफाइड in order to achieve a particular effect of emphasis. Sometimes it is also done to adjust the rhyme or meter. Inversion इसमें किसी विशिष्ट प्रभाव या परिणाम को साधने के लिए शब्दों की सरल रचना को उलट पुलट या आगे पीछे किया जाता है। कभी कभी यमकों और छंदों को साधने के हेतु शब्दों की रचना आगे पीछे की जाती है। इन्वर्शन यानी कि व्युत्क्रम अलंकार। देखते हैं इसके उदाहरण। एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। होम अगेन, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक। इन द लाइन अबव द वर्ड ऑर्डर इज चेंज्ड। द एक्चुअल वर्ड ऑर्डर इज आई सी हिम होम अगेन ड्रिंकिंग वीक टी। यहाँ पर शब्दों की रचना बदली गई है। शब्दों की रचना यहाँ पर जो दी गई है, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, यह रचना आई सी हिम होम अगेन ड्रिंकिंग वीक टी ऐसे होनी चाहिए।
अगला उदाहरण है कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंग। यहाँ पर शब्दों की रचना होनी चाहिए थी ही ट्रेम्बल्स कमिंग आउट एट द सिंग। अगला उदाहरण है मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन। यहाँ पर शब्दों की रचना होनी चाहिए थी आई हैव थॉट मच ऑफ लाइफ एंड सीन। नाउ टू सॉ द टास्क इज सेट। यहाँ पर शब्दों की सही रचना होगी द टास्क इज सेट टू सॉ नाउ। और अंतिम उदाहरण है मार्चेस ही अलोंग द प्लेन। यहाँ पर उचित रचना होती ही मार्चेस अलोंग द प्लेन। इस तरह से इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर शब्दों की रचना आगे पीछे उसके क्रम के अनुसार नहीं होती है, क्रम बदला जाता है शब्दों का। अगला उदाहरण है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी कि उत्कर्ष अलंकार। क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक टर्म मीनिंग लैडर इन लिटरेचर, स्पेशली इन पोएट्री। इट इज यूज्ड टू अरेंज आइडियाज और वर्ड्स in an ascending order of their importance, intensity, sense और measure। सीढ़ी को ग्रीक भाषा में क्लाइमैक्स कहा जाता है। कविता में संकल्पना, भावना, इनको बढ़ते क्रम में लिखने को, खास करके उनके महत्व, प्रभाव, एहसास या परिणामों को बढ़ते क्रम में व्यक्त करने को क्लाइमैक्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे he came, he saw and he conquered। Sense of his success increases with his actions। यहाँ पर वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया, यानी कि उसके विजय का, उसके कामयाबी का जो भाव है वो बढ़ते चला गया है, वो उसके क्रियाओं से वो बताया गया है या फिर जताया गया है। अगला उदाहरण है ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड यानी कि दुनिया को अलग अलग विशेषणों से उसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। तीसरा उदाहरण है शी ग्रॉल्स, शी हिसेस, शी स्टिंजेस। यहाँ पर ग्रॉल, हिसेस और स्टिंग्स ये अपने बढ़ते क्रम में रखी गई क्रियाएं आपको नजर आएंगी। पिंक, फ्रजाइल, क्विक टू फॉल। यहाँ पर नाजुकता का बढ़ता क्रम या फिर नाजुकता का एहसास बढ़ते जाता है। पिंक रंग से बताया गया है, फ्रजाइल उसकी अवस्था से नाजुकता बताई गई है, और कितना नाजुक तो बहुत ही नाजुक जो तुरंत गिर जाता है। ऐसे नाजुकता के बढ़ते क्रम में शब्दों की रचना की गई है। एनास्थेशिया, एमनेशिया, हिप्नोसिस। यहाँ पर एक शारीरिक अवस्था है मदहोशी की जो एनास्थेशिया, एमनेशिया और हिप्नोसिस से बताई गई है। इस प्रकार से हम शब्दों की बढ़ते क्रम से या फिर उनके एहसास, महत्व, प्रभाव, उनके परिणामों को बढ़ते क्रम से व्यक्त करने की एक पद्धति क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच में देखते हैं। आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंटी क्लाइमैक्स। हमारा अगला उदाहरण है अपकर्ष, प्रतिकाष्ठा या फिर अवनति अलंकार। एंटी क्लाइमैक्स, दिस इज द अपोजिट टू क्लाइमैक्स and signifies a vivid descent from the higher to the lower. Here, the ideas, words or feelings are arranged in descending order of their importance. इसमें क्लाइमैक्स से उल्टा होता है। कल्पना, शब्द और भावनाओं को उनके महत्व के कम होते क्रम में, उतरते क्रम में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। The examples are as follows. The wisest, brightest, meanest of mankind. Qualities are arranged in descending order. सबसे बुद्धिमान, तेजस्वी और निचतम मनुष्य, ऐसे यहाँ पर गुणों को ऊपर से नीचे जाते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल, On the same day he lost his wife
his dog and a 3-1 penny. यहाँ पर ह्यूमन जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फिर एनिमल यानी प्राणी उससे कम महत्व वाला, और वस्तु जो सबसे कम वाली चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एक ही दिन में उसने पत्नी, कुत्ता और 3 पेनी भी खो दिए। इस तरह से व्यक्ति, प्राणी और वस्तु ऐसे उतरने वाले क्रम से शब्दों की रचना की गई है। द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ शीलिंग अ डे। यहाँ पर ग्लोरी और उसके बाद आया है शीलिंग। ग्लोरी यानी कि वैभव, अभिमान, गरिमा। सैनिक गरिमा, प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं और उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। यहाँ पर गरिमा बहुत ऊंचाई पर है और शीलिंग्स मतलब बहुत कम पैसे। उनके जो प्राण वो न्यौछावर करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनको पैसे या फिर पगार बहुत कम मिलती है। ये जताने के लिए यहाँ पर उतरता हुआ क्रम दिया गया है शब्दों को। अगला उदाहरण देखते हैं। शी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। यहाँ पर एक स्त्री के करियर को बहुत ही महत्व दिया गया है, इसलिए राइटर सबसे पहले लिखा गया है, बाद में मदर और बाद में ह्यूमरिस्ट मतलब उसकी विनोद बुद्धि को रखा गया है। इस तरह राइटर, मदर और ह्यूमरिस्ट ऐसे उतरते हुए क्रम में शब्दों की रचना हमें दिखाई देगी। अंतिम उदाहरण है He lost his family, his car and his cell phone। यहाँ पर हमें दिखाई देगा फैमिली जो सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है, फिर कार उससे थोड़ा कम महत्व और सेल फोन उससे भी कम महत्व वाली चीज़। यहाँ पर हमें दिखाई देगा एक उतरता हुआ क्रम। He lost his family, his car and his cell phone। इस तरीके से एंटी क्लाइमेक्स में उतरते क्रम में शब्दों की रचना की जाती है। हमारा अगला उदाहरण है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन इज अ फिगर वेयर इन आस्किंग अ क्वेश्चन is not for the sake of getting an answer but to put a point more effectively। इंटरोगेशन यानी परिप्रश्न, इसमें प्रश्न उत्तर पाने के लिए नहीं बल्कि एक सुझाव, विचार और प्रभावी सूचना करने हेतु पूछा जाता है, जिसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है बल्कि सुझाव होता है। एग्जाम्पल्स आर Who would be so wicked as to slay his own father? Here, the question is actually a strong statement to say that nobody can slay his own father। यहाँ पर अपने पिता को कौन ऐसे मार सकता है भला? इसका मतलब है अपने पिता को इस तरीके से कोई भी नहीं मार सकता, ये उनको कहना है, लेकिन प्रश्न स्वरूप में विधान किया गया है। अगला उदाहरण Can the two walk together except they be agreed? दो लोग सहमति के बगैर एक साथ कैसे चल सकते हैं? यहाँ पर दो लोग आपस में समझौता करके ही एक साथ आगे जा सकते हैं, यह जताने के लिए प्रश्न के स्वरूप में लिखा गया है। तीसरा उदाहरण है Who is here so rude that would not be a Roman? यहाँ पर इतना हठीला कौन है जो रोमन ना हो? इसका मतलब उनको कहना है कि रोमन लोग बहुत ही सच्चशील, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। रूड अगर है तो वो रोमन नहीं है, ऐसा उनको जताना है। अगला उदाहरण है Have you earned your tomorrow? इसमें क्या आपने अपना कल, आने वाला कल अर्जित किया है? यह जताया है कि आपके आज के व्यवहार से क्या आप आगे और जीने के लायक बने हो, क्या आपको और जीने का हक है, ऐसे उनको जताना है। इसलिए हैव यू अर्न योर टुमारो यानी कि आपको आपका आने वाला कल अच्छे गुणों से, अच्छे कार्यों से कमाना चाहिए, यह जताने की कोशिश की। कैन स्वॉर्ड मेक अ नेशन स्ट्रांग?
इस अंतिम उदाहरण में हम देख रहे हैं कि उनको कहना है कि स्वॉर्ड यानी कि शस्त्र, तलवार देश को ताकतवर नहीं बना सकती है, बल्कि यह तलवार जिन हाथों में होगी वे व्यक्ति अगर अच्छे होंगे, अच्छे गुणों वाले होंगे, तभी वह देश बहुत ही मजबूत या फिर ताकतवर हो सकता है। ये उनको जताना है, इसलिए उन्होंने प्रश्न के माध्यम से कैन स्वॉर्ड मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग यह पूछा है। हालांकि उनको कहना है कि व्यक्ति ही जो तलवार पकड़े हुए है या फिर वह व्यक्ति जिनके हाथ में तलवार होगी वे व्यक्ति ही देश को मजबूत बना सकते हैं। इस तरह से इंटरोगेशन यानी कि परिप्रश्न यह अलंकार हमें समझ में आता है। इसके आगे है उदाहरण ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार का, यानी कि विशेषण विपर्यय या फिर स्थानांतरण अलंकार। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर in which an epithet or adjective is transferred from a word to which it properly belongs to some other word closely connected with it. इसमें विशेषण जिस संज्ञा के लिए होता है या फिर होना चाहिए उससे उस संज्ञा के बदले दूसरे किसी संबंधित संज्ञा को जोड़ा जाता है। उदाहरण से हमें पता चलेगा spent a sleepless night। अब यहाँ पर in the above statement the epithet sleepless belongs to man but it is transferred to other word night। यहाँ पर sleepless कौन है? जिसको नींद नहीं आई वो व्यक्ति। लेकिन अगर हम शब्दों की रचना देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि नाइट को स्लीपलेस कहा गया है। जो विशेषण स्लीपलेस है वो नाइट को जोड़ा गया है। यहाँ पर मैन इस शब्द को नहीं लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल शी वॉज अवेटेड विथ ईगर आइज। यहाँ पर शी वॉज अवेटेड यानी कि उसका इंतजार किया जा रहा था विथ ईगर आइज। अब यहाँ पर आइज यानी कि व्यक्ति किसी का नाम होना चाहिए था, लेकिन ईगर जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति बहुत उत्सुक है, उसका नाम ना लेते हुए वहाँ पर आइज यानी कि जो ईगर एडजेक्टिव है वो विशेषण किसी व्यक्ति को देने के बजाय आइज यह दूसरे किसी संज्ञा को, दूसरे ही अलग किसी नाउन को जोड़ा गया है। तीसरा उदाहरण है इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट। अब ड्रेडफुल यानी कि भयानक, जो माहौल है वो भयानक है, लेकिन यहाँ पर साइलेंस को ड्रेडफुल कहा गया है। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। यहाँ पर हैप्पी यानी कि खुश, वास्तविकता मनुष्य है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स को हैप्पी यह विशेषण जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में विशेषण किसी दूसरे ही संबंधित नाम को या फिर संज्ञा को जोड़ा जाता है। हमारा अगला उदाहरण अलंकार का है टॉटोलॉजी, जिसका अर्थ है पुनरुक्ति अलंकार। टॉटोलॉजी इज द यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया विथ एम्फसिस। टॉटोलॉजी में एक ही संकल्पना या फिर भावना व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त शब्दों का उपयोग किया जाता है जिनका समान अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पहला उदाहरण है He dwelt in lonely isolation। In the above statement, the loneliness of a person is emphasized with additional similar word isolation। यहाँ पर वह एक अकेले एकांत में रहता था। यह अकेला और एकांत, लोनली और आइसोलेशन, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। यहाँ पर उसका अकेलापन या फिर एकांत और गहरा करने के लिए दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में लिखे गए हैं। दूसरा उदाहरण है लेट अस जॉइन इट टुगेदर। लेट अस एंड टुगेदर
are the words with same meaning. चलो हम सब साथ में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर let us यानी कि हम सब और together यानी हम सब एक साथ, दोनों का अर्थ समान है। फिर भी एकता या फिर साथ होना, इसको ज़्यादा तवज्जो देने के लिए, ज़्यादा महत्व देने के लिए दो बार उपयोग किया गया है। The one sole survivor of the wreck was a Norwegian. यहाँ पर one और soul इन दोनों का मतलब एक ही है, और एक लौता या फिर एक अकेला बचा हुआ है कोई किसी शिपरेक या फिर समुंदर में किसी जहाज अपघात हुआ है, नुकसान हुआ है, उसमें से एक नॉर्वेयन बंदा बचा है, एक अकेला बचा है, ये जताने के लिए वन और सोल इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है। His voice has a monotony and sameness. मोनोटोनी और सेमनेस दोनों का मतलब एक ही है, फिर भी यहाँ पर एक सातत्य या फिर उसकी आवाज में एक समान एकतानता है, ये जताया गया। अगला और अंतिम उदाहरण है I had tender green leaves. यहाँ पर टेंडर और ग्रीन इन दोनों का प्रयोग किया गया है, इन दोनों का उपयोग किया गया है। मेरे पास हरे नाजुक पत्ते हैं। यहाँ पर हरा रंग नाजुकता को ही जताता है, और टेंडर इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, पत्ते कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, ये जताने के लिए टेंडर और ग्रीन इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि समानार्थी शब्द है। इस तरह से टॉटोलॉजी समानार्थी शब्द किसी गुण को, किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देने के लिए, किसी भावना को, संकल्पना को ज़्यादा महत्व देने के लिए समानार्थी शब्दों का प्रयोग करता है। मित्रों, दोस्तों, अगला उदाहरण है रिपीटिशन इस अलंकार का। रिपीटिशन या पुनरावृत्ति अलंकार, जिसमें रिपीटिशन इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ वर्ड और अ फ्रेज इज रिपीटेड 2 or more times to emphasize particular thing or idea. यहाँ पर किसी एक वस्तु या फिर संकल्पना को प्रभावी तरीके से बताने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए शब्द या फिर शब्दों के समूह को या फिर पूरी की पूरी पंक्ति को बार बार दोहराया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो कविताओं की हमने पंक्तियां ली है यहाँ पर, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। हियर द वर्ड्स लाइफ एंड डेथ आर रिपीटेड। यहाँ पर हमें जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु इन शब्दों बार बार कविता में दिखाई देता है, क्योंकि इस कविता में जीवन और मृत्यु को ज़्यादा अहमियत दी गई होगी। सो सॉफ्ट, सो काम, येट इलोक्वेंट। यहाँ पर सो इस शब्द की पुनरुक्ति या फिर पुनरावृत्ति हुई है, जहाँ सो सॉफ्ट, सो काम, सो इस शब्द को बार बार लिखा गया है, इसलिए वह एक रिपीटिशन का उदाहरण है। लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। इस उदाहरण में लेट इट स्नो यह शब्द या फिर शब्दों का समूह बार बार उसका उपयोग किया गया है। ओ वूफुल, ओ वूफुल, ओ वूफुल डे। यहाँ पर ओ वूफुल, ओ वूफुल किसी एक दिन को बहुत ही दर्दनाक या फिर बहुत ही दुखदायक जताने के लिए यहाँ पर वूफुल, ओ वूफुल इस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया। चौथा उदाहरण है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर एक ही वाक्य को दूसरी बार दोहराया गया है या फिर एक ही वाक्य को दोहराया गया है। सो सॉफ्ट, सो काम, येट इलोक्वेंट। इसमें इस तरीके से हम देख सकते हैं शब्दों की या फिर शब्दों के समूह की, वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को बार बार दोहराया जाता है या फिर उनकी पुनरावृत्ति की जाती है, उसे हम रिपीटिशन अलंकार यानी कि पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। मित्रों, मुझे पता है आपने अंत तक सभी अलंकारों का अध्ययन बड़ी लगन से किया होगा। इससे आपकी कविता और उसमें व्यक्त भावनाओं को समझने में सहजता आएगी। मुझे विश्वास है
आपको यह दीर्घ विश्लेषण समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आई बिलीव you have understood figures of speech very well. Thank you. धन्यवाद।